थ्योरी ऑफ फ्लूइड्स एक की कोर्स है जो कि एमफिल लेवल पे और एमएससी लेवल पे बीएस लेवल पे पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी में। तो कोशिश कर लेंगे कि एक ही लेक्चर में ये सारे हम कवर कर लें, जो कि तकरीबन 20+ लेक्चर्स है, या कम से कम 15 लेक्चर्स तो हम इसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग को साथ साथ ये क्वेश्चन करते जाएं, तो बीच में एक दो क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट के लिए देंगे, वो आप लोगों ने करना है, और बाकी सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सोल्व कर लूँगा। तो सबसे पहले कि थ्योरी ऑफ फ्लूइड्स ये है क्या चीज़, तो इसको पढ़ने के लिए हम बुक रिकमेंड कर लेंगे, वो इंट्रोडक्शंस टू फ्लूइड मैकेनिक्स बाय FM वाइट, ठीक है। ये एक राइटर है FM वाइट, इसकी बुक से मैंने ये लेक्चर बनाई है। तो लेक्चर नंबर 1 हम सबसे पहले फ्लूइड को यहाँ पर क्या कर लेंगे, डिफ़ाइन कर लेंगे, ठीक है। फ्लूइड इज़ मटेरियल्स विच कैन बी फॉलोन फ्लूइड टू बोथ कैटेगरीज, ठीक है। फ्लूइड को दो कैटेगरीज के अंदर यहाँ पर तकसीम किया गया है। तो फ्लूइड की अगर हम बात कर ले तो दो टाइप्स के आपके पास फ्लूइड आ जाएंगे। फ्लूइड का मतलब ये है कि वो तमाम की तमाम पार्टिकल्स जो जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स पड़ने से वो अपना शेप्स अगर चेंज कर ले, तो वो आपके पास क्या होंगे, फ्लूइड हो जाएंगे। तो फ्लूइड्स की दो टाइप्स होंगे, एक टाइप्स को हम कहेंगे विस्कस फ्लूइड, तो इसका दूसरा नाम है न्यूटोनियन फ्लूइड, और सेकंड टाइप्स के फ्लूइड है इसको कहेंगे नॉन विस्कस फ्लूइड, इसका दूसरा नाम है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। तो हम विस्कोसिटी को पहले डिफ़ाइन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। हर टॉपिक को यहाँ पर हम कवर करने की कोशिश कर लेंगे। तो यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर लेंगे विस्कोसिटी को। तो विस्कोसिटी के लिए है कि द रेजिस्टेंस टू द फ्लो इज़ नॉन एज विस्कोसिटी। एक फ़्लो के अंदर जितने रेजिस्टेंस पैदा होती है वो आपके पास क्या है, विस्कोसिटी है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बहुत ज़्यादा केसेस के अंदर विस्कोसिटी ऑफ नॉन न्यूटोनियंस लिक्विड्स इज़ आल्सो ग्रेटर देन द न्यूटोनियंस लिक्विड्स। विस्कोसिटी जो ना नॉन न्यूटोनियंस जो लिक्विड्स है ये ग्रेटर होता है, द नॉन न्यूटोनियंस वाले ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूटोनियंस से, ठीक है। न्यूटोनियंस से ये नॉन न्यूटोनियंस का विस्कस बहुत ज़्यादा होता है। अब हम डिफ़ाइन कर लेंगे कि न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है। फ्लूइड विच ओबियस न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को अगर फुलफिल कर ले, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को अगर वो पूरा फुलफिल कर ले, तो उस टाइप्स की फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, न्यूटोनियंस फ्लूइड्स कहेंगे, उसको हम न्यूटोनियंस फ्लूइड कहेंगे। अगर वो फ्लूइड जो न्यूटन्स की लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फुलफिल ना कर ले, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन न्यूटोनियंस फ्लूइड कहेंगे। अब बात यह है कि न्यूटन्स की लॉ ऑफ विस्कोसिटी है क्या चीज़। अच्छा जी, ये न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड फाइंड करने के लिए तो हमने ये करना था ना कि न्यूटन्स की लॉ ऑफ विस्कोसिटी को देखना है। तो इससे पहले इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, द नेचर ऑफ फ्लूइड्स कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। न्यूटन्स की लॉ ऑफ विस्कोसिटी को यूज़ करके हमने बताना है कि ये आपके पास न्यूटोनियन फ्लूइड है या नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिफाइन कर लेंगे कि न्यूटन्स का जो ना लॉ ऑफ विस्कोसिटी है क्या चीज़। तो न्यूटन्स का लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक क्या होना चाहिए, अ फ्लूइड इज़ नॉन एज न्यूटोनियन कहेंगे, न्यूटोनियंस फ्लूइड कहेंगे या न्यूटोनियंस लिक्विड कहेंगे, इट्स ओबियस द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, अगर वो न्यूटन्स की लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फुलफिल कर ले। अब न्यूटन्स की लॉ ऑफ विस्कोसिटी में ये गिवन है कि शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी डिफॉर्मेशन रेट के, जितने ज़्यादा आप इस पर शेयर स्ट्रेस लगाओगे उतने ज़्यादा उस फ्लूइड के अंदर क्या आएंगे, डिफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके अंदर डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। तो जितने ज़्यादा शेयर स्ट्रेस होंगे उतने ज़्यादा आपके पास डिफॉर्मेशन रेट होंगे, जितने कम शेयर स्ट्रेस होंगे उतने कम आपके पास डिफॉर्मेशन रेट होंगे। तो इस फॉर्म को क्या कहेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहेंगे। अब हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे कि शेयर स्ट्रेस है क्या चीज़ है। शेयर स्ट्रेस इस डिफाइन है, शेयर स्ट्रेस को हम ऐसे डिफाइन कर लेंगे, द फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहेंगे, शेयर स्ट्रेस कहेंगे। शेयर स्ट्रेस को हम डिनोट कर लेंगे टाउ से। शेयर स्ट्रेस को किससे डिनोट कर लेंगे, टाउ से डिनोट कर लेंगे। तो टाउ इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई एरिया। एक जगह पे जितना फोर्स लगता है उसको हम उसी एरिया से अगर डिवाइड कर ले तो हमें वहाँ पे शेयर स्ट्रेस मिल जाएगी। चलिए अब हम चेक कर लेंगे, ये तो हो गया। अब हम ये देखेंगे कि डिफॉर्मेशन रेट का मतलब क्या है। तो डिफॉर्मेशन रेट का मतलब ये होता है कि डिफॉर्मेशन रेट को डी यू डिवाइड बाई डी वाई से डिनोट कर लेंगे। डी यू डिवाइड बाई डी वाई का मतलब ये है कि कितने इसके अंदर चेंजिंग है, एक्सटर्नल फोर्स इस पर अंडर एक्ट होने के बाद फ्लूइड की पार्टिकल्स के अंदर क्या चेंजिंग है, इसको हम डी यू डिवाइड बाई डी वाई से डिनोट कर लेंगे। और विस्कोसिटी और न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। विस्कस फ्लूइड का हो या इसको आप न्यूटोनियन फ्लूइड का हो, तो ये हमेशा ये जो शेयर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफॉर्मेशन रेट के। तो न्यूटन का लॉ ऑफ विस्कोसिटी में यही था कि शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डिफॉर्मेशन रेट। तो यहाँ से डिफॉर्मेशन रेट की जगह पे क्या लिखेंगे, डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई। यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट लिखा है यू, इसको कहेंगे डायनामिक विस्कोसिटी कहेंगे। न्यूटोनियन लिक्विड्स के लिए हम ये लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से जो ना ये हमें पता चल रहा था कि जितने ज़्यादा शार्ट स्ट्रेस होंगे उतने ज़्यादा डिफॉर्मेशन रेट होंगे। तो वो तो बिल्कुल फुलफ़िल कर रहा है, ठीक है। जितने ज़्यादा आप इस पे फोर्स लगाएंगे उतने ज़्यादा उसमें से अगर डिफॉर्मेशंस है तो उसको कहेंगे न्यूटोनियंस फ्लूइड्स कहेंगे या न्यूटोनियंस लिक्विड्स कहेंगे। अब अगर आपके पास एक ऐसा सिचुएशन बन जाए कि जहाँ पर ज़्यादा शेयर स्ट्रेस लगने से डिफॉर्मेशन रेट ज़्यादा ना हो तो उसको क्या कहेंगे, नॉन न्यूटोनियंस लिक्विड्स कहेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि टाउ, ये जो टाउ है ये डिनोट करता है किसको, शेयर स्ट्रेस को। शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी यू अपॉन डी वाई के, और इसकी पावर क्या है, एन है। एन 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। एन अगर 1 हो जाए तो उस टाइम तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये आपके पास न्यूटोनियन लिक्विड्स के लिए हो जाएंगे। 1 के अलावा कोई भी वैल्यू पुट कर लो तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, नॉन न्यूटोनियंस के लिए हो जाएंगे। अब इसको अगर आपने थोड़ा सा अगर प्रूफ करना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको एक दो स्टेप अगर लिख ले तो ये आपके पास टाउ, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम क्या लिखेंगे, म्यू लिखेंगे। और यहाँ से डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई, और इसकी पावर क्या आएगा, एन आएगा। -1 कर लो तो यहाँ पे भी डी यू डिवाइडेड बाई डी ऑफ वाई लिख लो, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, ठीक है। इन दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो आपके पास एज इट इज़ वही पावर आ जाएगा। और यहाँ से हम ये कहेंगे कि ये जो आपके पास टर्म है डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई एन -1 है, इसको हम ईटा से डिनोट कर लेंगे। इसको क्या लिखेंगे, ईटा लिखेंगे। जब ईटा लिखेंगे तो ईटा को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो ये आएगा टाउ इज इक्वल टू, इस पूरे के जगह पे हम लिखेंगे ईटा, और ये डी डिवाइड बाई डी यू डिवाइड बाई डी ऑफ वाई है। और यहाँ से ये जो ईटा है, ईटा को क्या कहेंगे, ईटा को हम कहेंगे कि विस्कोसिटी के जो ना, जो एक फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी है, ठीक है। एक फ्लूइड की विस्कोसिटी जो गिवन होगा ये आपके पास गिवन होगा, ठीक है। ईटा की वैल्यू विस्कोसिटी आपके पास गिवन होंगे। अब इसकी अगर आप एग्जांपल ले लें कि ये आपके पास न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कौन कौन सी है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर ले, कीचप की बात कर ले, ठीक है, कीचप की बात कर ले, और हम होनी की बात कर ले, तो ये आपके पास एग्जांपल है किसकी, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की। चले जी, अब हम स्टडी कर लेंगे कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है, ठीक है। डिफाइन कर लेंगे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि डेंसिटी ऑफ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड को हम कैसे डिफाइन कर लेंगे, इस डिनोटेड बाय, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड को हम डिनोट कर लेंगे और रो के साथ, ठीक है। वेयर ये जो रो है वो इक्वल होता है मेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मेस के लिए क्या लिखना होता है, एम लिखना होता है, और वॉल्यूम के लिए वही लिखना होता है। तो मेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे, डेंसिटी कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाएगा यहाँ पर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड दो टाइप्स की है, एक आपके पास कंप्रेसिबल फ्लूइड है, एक आपके पास क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। तो कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल को हम यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे कि लिक्विड, वो लिक्विड liquid in which density रो इस क्या हो जाए, रिमेन्स लिख लो, और रिमेन्स कांस्टेंट, वो लिक्विड्स जिसकी डेंसिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है। जिसकी लिक्विड की डेंसिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे थ्रू आउट दी फ्लो के दौरान उसकी डेंसिटी अगर चेंज ना हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्लो का जो फेनोमेना है ना, इस नॉन एस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहेंगे, ठीक है। अब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को आप जो ना मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे कि रो ये चेंज नहीं होगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा कि एक्स वाई और किसकी वैल्यू, जी की वैल्यू
टाइम के हिसाब से। अब इसी के लिए अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए लिखना है तो इसी डिफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि अ लिक्विड इन विच डेंसिटी रो इज़, ये जो आपके पास डेंसिटी रो है ये कांस्टेंट नहीं रहेंगे, ठीक है, ये आपके पास कांस्टेंट नहीं रहेंगे, ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। जब ये चेंज होगा तो इसके लिए क्या कहेंगे, कंप्रेसिबल कहेंगे, अगर चेंज ना हो तो इसको क्या कहेंगे, इनकम्प्रेसिबल कहेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मेस, ठीक है, जिसको मैंने शार्ट करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मेस लिखा है। ये हम स्टडी कर लेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मेस को, किसके लिए, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए, ठीक है, ये चीज़ भी याद रख लो, इसको हमने स्टडी करना है कंप्रेसिबल फ़्लो के लिए, ठीक है, कंप्रेसिबल फ़्लो के लिए हमने इसको यहाँ पे स्टडी करना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन पहले टॉपिक को हम यहाँ पर कवर कर लेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मेस, जो कि किसके लिए लिखना था, कंप्रेसिबल फ़्लो के लिए लिखना है। तो इसको हम डिफ़ाइन कर लेंगे कि लेट कर लेंगे कि वी हमारे पास एक बी दी वेलोसिटी, ठीक है, वी हमारे पास एक वेलोसिटी फील्ड है, वी हमारे पास एक वेलोसिटी फील्ड है एंड रिप्रेजेंट दी फ्लो, और इसकी जो फ्लो है डेट जो हमारे पास फ्लो है डेट इधर इट इस वन डायमेंशन, हम ये भी कंसिडर कर लेंगे कि हमारे पास जो फ्लो है ये वन डायमेंशन है, ठीक है, वन डायमेंशनल है, या हम इसको कर लेंगे टू डायमेंशनल, ये हमारा मर्ज़ी है कि हम क्वेश्चन सोल्व करते वक्त जो ना क्वेश्चन के हिसाब से हमने इसको लिखना है ओवर, या ये क्या होगा, थ्री डायमेंशनल होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हमने स्टडी करना है मेस को कंप्रेसिबल फ़्लो के लिए, तो यहाँ पे हमने ये बता दिया कि ये आपके पास वन डायमेंशन होंगे, टू डायमेंशनल होंगे और थ्री डायमेंशनल होंगे। अगर हम इसको वन डायमेंशनल में लिख ले तो ये होगा v इज़ इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ u वाले कंपोनेंट होंगे, बाकी दोनों क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, इसका मतलब इसको कहेंगे कि वन डायमेंशन, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, वन डायमेंशनल कहेंगे। अगर सेम यही चीज़ मैं यहाँ पर लिख लूँ कि u को भी लिख लूँ और v को भी लिख लूँ, बाकी ज़ीरो हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल। अगर मैं यहाँ पे v इज़ इक्वल टू u v और w लिख लूँ तो इसके लिए क्या कहेंगे, थ्री डायमेंशनल कहेंगे, ठीक है, थ्री डायमेंशनल कहेंगे। अब तीन डायमेंशन हमारे पास गिवन होंगे। अब हम कर लेंगे कि ये जो डायमेंशन गिवन है इसकी डायरेक्शंस के लिए भी तो लिखना है ना, डायरेक्शंस ऑफ द फ्लूइड कैन भी, इसकी डायरेक्शंस को भी हम लिख सकते हैं। अगर हमारे पास u x आ जाए, ठीक है, u और क्या आ जाए, x आ जाए, तो ये वन डायरेक्शन से, इसको क्या कहेंगे, एक ही डायरेक्शन से, तो इसको क्या कहेंगे, यूनी डायरेक्शनल्स कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, यूनी डायरेक्शनल्स कहेंगे। अगर यहाँ पे u के साथ x एंड y आ जाए तो इसके लिए क्या क्या कहेंगे, टू डायरेक्शनल कहेंगे, ठीक है, इसके लिए क्या कहेंगे, टू डायरेक्शनल कहेंगे, ये दो डायरेक्शन में है। अगर u के साथ x y और z आ जाए तो इसके लिए क्या कहेंगे, थ्री डायरेक्शनल कहेंगे, ठीक। तो ये आपके पास डायमेंशन और डायरेक्शंस है, ठीक है। एक फ़्लो को जब हम स्टडी कर लेंगे तो वो फ़्लो हमारे पास क्या होना चाहिए, कंप्रेसिबल होना चाहिए, और कंप्रेसिबल के अंदर वन डायमेंशंस, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशंस, और इसकी डायरेक्शंस की बात कर ले तो अगर एक डायरेक्शन है तो इसको हम यूनी डायरेक्शनल कहेंगे, अगर दो है तो टू डायरेक्शनल कहेंगे, अगर तीन है तो हम क्या कहेंगे, थ्री डायरेक्शनल्स कहेंगे। तो ये आपके पास डायरेक्शंस आ गई जी। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशंस ऑफ जो मेस है इसको हम यहाँ पे फाइन कर लेंगे। तो फाइन करने के लिए हम कुछ यहाँ पे वन डायमेंशंस, वन डायरेक्शन, टू डायमेंशन, जितने भी डायमेंशंस है वो हम बारी बारी से लिखते जाएंगे। तो इस लॉ के अंदर ये था कि लॉ ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ मेस है इसमें ये होता है कि डेल ऑफ ये आपके पास हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है, ठीक है, ये हमेशा किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। तो ये आपके पास जो डेल्टा है इसके जगह पे अगर हम लिख लें तो इसकी जगह पे ये लिखेंगे कि डेल डिवाइडेड बाई पार्शनल एक्स आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, पार्शनल डिवाइड बाई पार्शनल वाई आएगा, यहाँ पे पार्शनल
डिवाइड बाई पार्शनल ऑफ z आएगा, और वेलोसिटी फील्ड हमारे पास u होगा, v और क्या हो सकता है w हो सकता है, तो वो इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब सिचुएशन ये बनता है कि यहाँ से हम इसको बारी बारी से क्या कर लेंगे, पार्शनल डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो ये होगा डी यू डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स प्लस डी वी डिवाइडेड बाई डी ऑफ वाई प्लस डी डब्ल्यू डिवाइड बाई पार्शनल ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मेस का जो फिजिकल फेनोमेना है, इसमें यह होता है कि रेट ऑफ इनकमिंग फ्लो शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ आउटकमिंग फ्लो। जितने इनकमिंग फ्लो है वो बिल्कुल सेम रहेगा आउटकमिंग फ्लो के। यही तो बता दिया था, किसने बताया था, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मेस के स्टेटमेंट है। ठीक है, लिख लेता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मेस फिजिकली सेस लिख लो। ठीक है, ये कहता है कि क्या कहता है, रेट ऑफ इनकमिंग जो फ्लो है वो शुड बी इक्वल, ये बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, टू द रेट ऑफ आउट कमिंग फ्लो के। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मेस है, इसके अंदर हमने एक की वेलोसिटी फील्ड लिया था। तो वेलोसिटी फील्ड हमारे पास 1 डायरेक्शनल हो सकता है, 2 डायरेक्शनल हो सकता है, 3 डायरेक्शनल हो सकता है। और डायमेंशन की बात कर ले तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन है। इसमें हमने इस फॉर्म को लिख लिया कि ये जो ग्रेडियंट ऑफ ओ इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। फिर यहाँ से हमने इस डेल्टा की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो ये आपके पास पार्शनल डिवाइड बाई पार्शनल एक्स, पार्शनल वाई, पार्शनल जेड। वेलोसिटी फील्ड आपके पास कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर हमने 3 डायरेक्शंस के लिए लिखा है, वो 3 डायमेंशंस के लिए लिखा है। तो इसको बारी बारी से आप पे से पार्शनल डिफरेंशिएट करने से ये वाले वैल्यू आ जाएंगे। ये इस चीज़ को शो करता है कि जितने ज़्यादा फ्लो है, इनकमिंग फ्लो है, वो बिल्कुल सेम होगा आउटकमिंग फ्लो के। अब हम पढ़ लेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इसका सेकंड नेम मोमेंटम इक्वेशन फॉर फ्लूइड फ्लो है, और इसकी थर्ड नाम नेवियर स्टोक्स इक्वेशन से। ठीक है, इन तीनों नाम से आप इसको डिफ़ाइन कर सकता है। तो इसकी डिफिनेशन कुछ इस वे में लिखेंगे कि लेट अस, हम कंसीडर कर लेंगे, लेट अस कंसीडर, एक आपके पास टाउ है, टाउ का मतलब क्या था, शेयर स्ट्रेस था। ठीक है, बी दी स्ट्रेस टेंसर, स्ट्रेस टेंसर फ्लूइड की स्ट्रेस टेंसर है। तो देन बाय डिफिनेशन ये होगा कि ये जो टाउ है वो इक्वल हो जाएगा, किस चीज़ के इक्वल होगा, टाउ एक्स एक्स के, टाउ एक्स वाई और टाउ एक्स जेड। और नीचे क्या लिखेंगे सेकंड पे, टाउ वाई एक्स, टाउ वाई वाई, टाउ वाई और जेड, टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई, टाउ जेड जेड है। ठीक है, ये शेयर स्ट्रेस को हम अब यहाँ से हम लिखेंगे कि एन, और क्या है, वी आपके पास वेलोसिटी फील्ड है। ठीक है, वेलोसिटी फील्ड है। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस को यहाँ से प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप इसका सेकंड नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या मोमेंटम इक्वेशंस ऑफ फ्लूइड्स पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम वेलोसिटी फील्ड लेंगे। वेलोसिटी फील्ड जब आप लिखेंगे तो वेलोसिटी फील्ड के लिए होगा कि डेल डी वी डिवाइडेड बाई डी ऑफ टी इज इक्वल टू डी आई वी और टाउ प्लस बॉडी जो आपके पास फोर्स होंगे। तो ये जो d डिवाइडेड बाई डी ऑफ टी है, इसको क्या कहेंगे, मटेरियल्स टाइम डेरिवेटिव कहेंगे। ठीक है, इसके लिए अगर लिख के रखना है तो यहाँ पे आप इसके लिए लिख लो कि मटेरियल
टाइम डेरिवेटिव है, ठीक है, ये मटेरियल टाइम डेरिवेटिव है। तो यहाँ से डी डिवाइडेड बाई डी टी है, ये इक्वल होगा कि पार्शनल डिवाइडेड बाई पार्शनल टी प्लस यू पार्शनल डिवाइडेड बाई पार्शनल एक्स प्लस वी डिवाइडेड बाई पार्शनल वाई प्लस डब्ल्यू पार्शनल डिवाइडेड बाई पार्शनल जेड होगा। और ये जो बी हमने यूज़ किया था इसको कहेंगे बॉडी फोर्स कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, बॉडी फोर्स कहेंगे, ठीक है। बॉडी फोर्स आपके पास गिवन होगा। और जो हमने रो यूज़ किया था, ये जो रो यूज़ किया था उसके क्या कहेंगे, डेंसिटी कहेंगे, रो को क्या कहेंगे, डेंसिटी कहेंगे, ठीक है। ये सारे टर्म अगर आपके पास गिवन हो, जब ये सारे टर्म आपने लिख लिया है तो हम यहाँ से लिखेंगे कि हेंस दी नेवियर स्टोक इक्वेशंस को हम लिखेंगे। तो नेवियर स्टोक इक्वेशंस जो ना, इन कंपोनेंट्स डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स होंगे, एक्स कंपोनेंट्स होंगे, वाई कंपोनेंट्स होंगे और जेड कंपोनेंट्स होंगे। तो हम इसको कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हम इसकी कौन सा कंपोनेंट्स लिखेंगे, सबसे पहले हम इसकी कंपोनेंट्स लिखेंगे एक्स कंपोनेंट के लिए लिखेंगे। तो एक्स कंपोनेंट्स में क्या आएगा वो चेक कर लो, फिर हम वाई के लिखेंगे, ठीक है। एक्स कंपोनेंट के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि डेंसिटी और पार्शनल डिवाइड बाय पार्शनल टी प्लस यू पार्शनल डिवाइड बाय पार्शनल एक्स प्लस वी पार्शनल डिवाइड बाय पार्शनल वाई प्लस डब्ल्यू पार्शनल डिवाइड बाय पार्शनल जेड। यहाँ पर यू लिखेंगे तो ये एक्स कंपोनेंट के लिए होगा, वी लिखेंगे तो वाई और डब्ल्यू लिखेंगे तो जेड के लिए होगा। ये इक्वल होगा पार्शनल डिवाइडेड बाय पार्शनल एक्स और टाउ एक्स एक्स के, ठीक है। फिर बीच में आएगा प्लस पार्शनल डिवाइड बाय पार्शनल वाई, ये होगा कि टाउ एक्स वाई के लिए, प्लस पार्शनल डिवाइडेड बाय पार्शनल जेड टाउ एक्स जेड प्लस डेंसिटी और बॉडी फोर्स ऑफ एक्स कंपोनेंट। चलिए जब हम वाई कंपोनेंट के लिए लिखेंगे, वाई कंपोनेंट के लिए फिर वही होगा कि डेंसिटी से हम स्टार्ट करेंगे कि पार्शनल डिवाइडेड बाय पार्शनल टी प्लस यू पार्शनल डिवाइड बाय पार्शनल एक्स प्लस वी पार्शनल डिवाइड बाय पार्शनल वाई प्लस डब्ल्यू पार्शनल डिवाइड बाय पार्शनल जेड। अब की बार यहाँ पर क्या आएगा, वी आएगा, पहले यू आया था, ठीक है। अब बाकी सारे सेम होगा, पार्शनल डिवाइड बाय पार्शनल एक्स टाउ वाई और एक्स होगा प्लस पार्शनल डिवाइड बाय पार्शनल वाई और ये टाउ वाई वाई होगा प्लस पार्शनल डिवाइडेड बाय पार्शनल जेड टाउ वाई और जेड होगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस डेंसिटी और बॉडी फोर्स वाई के लिए। अब हम फाइंड कर लेंगे किस कंपोनेंट्स के लिए, जेड कंपोनेंट्स के लिए। तो जेड कंपोनेंट्स में क्या होगा, जेड कंपोनेंट्स के लिए फिर यही लिखेंगे कि पार्शनल डिवाइड बाय पार्शनल टी प्लस यू पार्शनल डिवाइड बाय पार्शनल एक्स प्लस वी पार्शनल डिवाइड बाय पार्शनल वाई प्लस डब्ल्यू पार्शनल डिवाइड बाय पार्शनल जेड। अब यहाँ पर क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा इज इक्वल टू पार्शनल डिवाइड बाय पार्शनल एक्स टाउ जेड एक्स आएगा और यहाँ पे लिख लो प्लस पार्शनल डिवाइड बाय पार्शनल वाई टाउ जेड वाई प्लस पार्शनल डिवाइड बाय पार्शनल जेड टाउ जेड जेड और यहाँ पे बॉडी फोर्स जेड कंपोनेंट के आएंगे। तो ये एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स का हमने नेवर स्टोक के लिए लिख लिया है, ठीक है। अब ये तीनों लिखने के बाद हम इसके जो ना वेलोसिटी फील्ड को हम यहाँ पे एक वेलोसिटी फील्ड लेंगे और इसके ज़रिए हम स्ट्रेस टेंसर ऑफ विस्कस फ्लूइड को हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इधर हेडिंग लिखता है कि अब हमने करना क्या है, अब हमने ये करना है कि स्ट्रेस को जो ना स्ट्रेस टेंसर ऑफ विस्कस फ्लूइड, अब हम फ्लूइड की जो ना स्ट्रेस टेंसर्स को यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है उसमें यह है कि इसको लिखेंगे पहले दी स्ट्रेस टेंसर ऑफ अ विस्कस फ्लूइड इस डिफाइन कर लो, ठीक है, डिफाइंड बाय, इसको हम ऐसे डिफाइन कर लेंगे कि जो टाउ है वो होगा माइनस पी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लिखेंगे आई प्लस म्यू ए वन, ठीक है। जब इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेंगे तो वहाँ से हमें नेवर स्टोक इक्वेशंस की डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए स्ट्रेस मिल जाएगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि पी हमारे पास किस चीज़ को डिनोट करता है, प्रेशर को डिनोट करता है। और इसमें से अगर हम बात कर ले आई की, तो आई क्या है, आइडेंटिटी
टेंसर है, ठीक है। आइडेंटिटी कोई मैट्रिक्स हम इसके लिए लिखेंगे। और म्यू की बात कर ले तो म्यू आपके पास क्या है, विस्कोसिटी है। और ये जो ए है, ए के लिए हम लिखेंगे तो यहाँ से जब आप ए को फाइंड कर लेंगे ना तो ए होगा प्लस डेल वी के ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ठीक है। ये आपके पास डेल वी ट्रांसपोज के ये इक्वल होगा। चलिए जी, अब इन्हीं टेक्निक की मदद से हम डिफरेंट टाइप्स की वेलोसिटी फील्ड को हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। अगर आपके पास यूनी डायरेक्शनल वेलोसिटी फील्ड है तो इसके लिए भी हम स्ट्रेस को फाइंड कर सकता है। अगर 2 डायमेंशनल है तब भी हम स्ट्रेस को फाइंड कर सकता है। 3 डायमेंशन से तो भी कर सकता है। डिफरेंट टाइप्स की डायग्राम्स के लिए हम यहाँ पे बारी बारी से स्ट्रेस के कंपोनेंट्स को हम यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे कि जो स्ट्रेस कंपोनेंट्स है उसको हमने फाइंड करना है विस्कस फ्लूइड के लिए। तो इसके लिए कंडीशन ये है कि यूनी डायरेक्शनल है और यूनी डायमेंशनल है। इसका मतलब ये है कि एक डायरेक्शन है और एक डायमेंशन है। ये पहले बताया था कि अगर यहाँ पे 2 डायमेंशन है या 3 डायरेक्शन है, 2 डायमेंशंस 3 डायरेक्शंस या 2 डायमेंशंस 2 डायरेक्शंस, वो कुछ भी हो सकता है। डायमेंशंस और डायरेक्शंस हमने पहले भी डिस्कस की है कि फ्लो की जो ना डिफरेंट टाइप्स की आपके पास वेलोसिटी फील्ड बन सकता है। तो यहाँ पर हम एक डायरेक्शन और एक डायमेंशन के लिए स्टडी कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसके लिए लिखेंगे दी वेलोसिटी फील्ड, ये जो आपके पास वेलोसिटी फील्ड है फॉर यूनी डायरेक्शनल है, ठीक है, एंड यूनी डायमेंशनल है, ठीक है। ये आपके पास यूनी डायरेक्शनल है और यूनी डायमेंशनल है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक ही डायमेंशन और एक ही डायरेक्शन गिवन है। एक ही डायमेंशन और एक ही डायरेक्शन गिवन है। तो यहाँ पर लिखा है कि यू वाई, ठीक है। वाई वाले आपके पास डायरेक्शन गिवन है और यू वाले आपके पास डायमेंशन गिवन है। अगर बाकी दोनों यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है। तो इसके लिए हमने क्या फाइंड करना है, स्ट्रेस कंपोनेंट्स को फाइंड करना है। किसके ज़रिए फाइंड करना है, नेवर-स्टोक्स इक्वेशंस के ज़रिए हमने इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें से फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास कंपोनेंट्स कुछ इस फॉर्म के बनेंगे कि डेल यू डिवाइड बाई डेल ऑफ एक्स, पार्शनल यू डिवाइड बाई पार्शनल वाई, पार्शनल यू डिवाइडेड बाई पार्शनल जेड, फिर यहाँ पे आएगा पार्शनल वी डिवाइडेड बाई पार्शनल एक्स, पार्शनल वी डिवाइड बाई पार्शनल वाई, और यहाँ पे पार्शनल वी डिवाइडेड बाई पार्शनल जेड आएगा, ठीक है। ये यू है ना, ऊपर यू है, फिर इसके बाद वी है, और एक और कंपोनेंट्स हमारे पास यहाँ पे आएगा पार्शनल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई पार्शनल एक्स, पार्शनल डब्ल्यू डिवाइड बाई पार्शनल वाई, पार्शनल डब्ल्यू डिवाइड बाई पार्शनल डब्ल्यू डिवाइड बाई पार्शनल जेड है। तो ये जो आपके पास तो मैट्रिक्स है इसको हम कहेंगे डेल वी कहेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन ये जो गिवन को ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस गिवन इक्वेशंस की अगर बात कर ले तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेल यू डिवाइड बाई डेल वाई गिवन है, बाकी सारी क्या है, ज़ीरो है। इस क्वेश्चन के हिसाब से जब हम यहाँ पर डेल को वी के साथ लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास इस टाइप की मैट्रिक्स बनेंगे कि ज़ीरो डेल यू डिवाइडेड बाई डेल वाई आ जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट भी ज़ीरो, ये वाला कंपोनेंट भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये ज़ीरो, और बाकी सारे आपके पास क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। अब हमने इसका क्या लेना था, ट्रांसपोज लेना था ना। इसके ऊपर क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। तो रो को कॉलम में शिफ्ट कर लेंगे, कॉलम को हम किस में शिफ्ट कर लेंगे, रो के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। तो ये आपके पास आएगा ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, और यहाँ से पार्शनल यू पार्शनल वाई ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो, और यहाँ पर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे क्या करना था कि ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमने इन दोनों को क्या करना था, ऐड करना था, ठीक है। दोनों मैट्रिसेस को हमने यहाँ पर क्या करना था, ऐड करना था, क्योंकि फार्मूला जो आपके पास गिवन है उस फार्मूले के अंदर ये गिवन था कि A1 इज़ इक्वल टू डेल ऑफ वी प्लस डेल वी की ट्रांसपोज करना था। तो डेल ऑफ वी ज़ीरो, पार्शनल यू डिवाइड बाई पार्शनल वाई ज़ीरो 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 ज़ीरो, ये सारे ज़ीरो है, और यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, पार्शनल यू पार्शनल वाई ज़ीरो ज़ीरो, और ये तीन कंपोनेंट ज़ीरो है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, जब इसको ऐड कर लेंगे तो ये ज़ीरो, और यहाँ पे पार्शनल यू डिवाइड बाई पार्शनल वाई ज़ीरो, यहाँ पे आएगा पार्शनल यू डिवाइड बाई पार्शनल वाई, ये ज़ीरो, ये बाकी तमाम की तमाम कंपोनेंट्स यहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको पुट कर लेंगे फार्मूले के अंदर। तो स्ट्रेस फाइंड करने के लिए हमने ये करना था कि माइनस पी आइडेंटिटी जो आपके पास टेंसर था प्लस म्यू और
A1। यहाँ से टाउ है, टाउ के लिए क्या लिखेंगे, टाउ के लिए पहले भी हमने डिफाइन किया हुआ था कि टाउ एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, फिर इसमें आएगा टाउ वाई एक्स, टाउ वाई वाई, टाउ वाई और जेड, टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई, टाउ जेड जेड आएगा, ठीक है। और इस पी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस पी ज़ीरो 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 माइनस पी ज़ीरो 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 माइनस पी होगा। अब आगे स्पेस नहीं है तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। इस म्यू को हम ए के साथ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ज़ीरो को इसके साथ मल्टीप्लाई करके ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो आएगा, और यहाँ पे आएगा म्यू पार्शनल वाई पार्शनल यू अपन पार्शनल वाई, और यहाँ पे आएगा ज़ीरो, यहाँ पे म्यू पार्शनल वाई और ज़ीरो 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 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। ये जो आपके पास वैल्यू गिवन है, इन दोनों को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। इन दोनों को जब प्लस कर लेंगे, प्लस करने के बाद हम इनको कंपेयर करना स्टार्ट कर लेंगे। जब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो इस साइड पे तो ये चलता रहेगा, इस साइड पे ये टाउ एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई और टाउ एक्स वाई, और यहाँ पे टाउ एक्स जेड, ये सारे नंबर यहाँ पर चलता रहेंगे, ठीक है। ये सारे यहाँ पर एज इट इज़ आएगा, ऊपर जो भी है वो नीचे एज इट इज़ आएगा, इज इक्वल टू, जब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये इस पे ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस पी आएगा, और ये पार्शनल यू डिवाइड बाई पार्शनल वाई ज़ीरो, और यहाँ पे पार्शनल यू डिवाइड बाई पार्शनल वाई, और यहाँ पे माइनस पी, ये आपके पास ज़ीरो, और ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, और यहाँ पे माइनस पी आएगा। अब हम यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, बाय कंपेयरिंग हम यहाँ से क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड। दोनों साइड को जब कंपेयर कर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जब टाउ एक्स एक्स लिखेंगे तो ये पहले एंट्री है, पहले एंट्री क्या है, पी है, माइनस पी। जब यहाँ पे टाउ वाई वाई लिखेंगे, ये वाली एंट्री, ठीक है, वाई वाई लिखेंगे तो वाई के लिए आपके पास वाई वाई के लिए ये एंट्री आ जाएगा, तो वाई वाई के लिए भी क्या आएगा, माइनस पी आएगा, और टाउ जेड जेड के लिखेंगे तब भी ये क्या आएगा, माइनस पी आएगा। अब हमारे पास ये ऑप्शन है कि टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स एक ही बात है, ठीक है, ये सिमेट्री है, ये दोनों सेम है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए आएगा म्यू पार्शनल यू डिवाइड बाई पार्शनल वाई, और सेम यही चीज़ यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ टाउ एक्स और जेड, तो टाउ जेड और एक्स लिख लो, तो इसके लिए क्या आएगा, ज़ीरो। एक के लास्ट पे एक हमारे पास बस ये सारे हो गए ना, तकरीबन ये पूरे हो गए, ठीक है। एक और रह जाता है इसमें, यह है कि टाउ वाई और जेड लिख लो, या टाउ जेड एंड वाई लिख लो, ये भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये आपके पास चार स्ट्रेस की डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो कि हमने यूनी डायरेक्शनल्स के लिए फाइंड किया है। तो यूनी डायरेक्शनल्स और यूनी डायमेंशनल्स के लिए हमने इसको फाइंड किया है।